कवानीन नाफिज हैं, जिन्हें पर्सनल लॉ भी कहा जाता है। दरअसल आजादी के बाद से ही दाएं बाजू के लोगों की तरफ से ये मुतालबा किया जाता रहा है कि मुल्क में खानदानी मामलात के लिए भी दीगर मामलों की तरह यकसा कवानीन बनाए जाएं। उधर मुसलमानों की तरफ से यकसा सिविल कोड की पुरजोर मुखालफत की जाती रही है। मुस्लिम तबके का ख्याल है कि दाएं बाजू की तंजीमों बिलखुसूस आरएसएस की जानिब से यकसा सिविल कोड नाफिज करने की मांग को बार बार दोहराना दरअसल शरीयत के खिलाफ साजिश है। शादी, तलाक और मीरास के हवाले से शरीयत में वाज़े अहकामात हैं, फिर मुसलमानों के लिए दूसरे कवानीन बनाने की आखिर इतनी जिद क्यों की जा रही है? अपनी अर्जी में अश्विनी कुमार ने हुकूमत से तमाम मज़ाहिब और फिरकों के रस्म और रिवाज, तरक्की याफ्ता ममालिक के सिविल कवानीन और बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस को मद्देनजर रखते हुए आइन के आर्टिकल 44 के तहत 3 महीने के अंदर यूसीसी का मसवदा तैयार करने के लिए एक लॉ कमीशन या आला सतही माहिरीन की कमेटी तश्कील देने की हिदायत जारी करने की अपील की है। अश्विनी कुमार ने पीआईएल में कहा कि आर्टिकल 44 का मकसद यकसा सिविल कोड को नाफिज कराना है, जो भाईचारे, यकजहती और कौमी इंज़िमाम के लिए लाजमी है। जाहिर है कि यकसा सिविल कोड मुल्क का दैरीना मसला है, बल्कि इस इशू पर माजी में भी काफी सियासत हो चुकी है। सवाल ये उठता है कि क्या अब यकसा सिविल कोड का मामला रफ्तार पकड़ेगा? क्या यकसा सिविल कोड से सरकार सबका विश्वास जीतेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यकसा सिविल कोड यानी एक मुल्क और एक कानून का मामला अब एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। 2014 में बीजेपी की सरकार आने के बाद से ही इस पर चिमेगोइयां तेज हो गई थी, बहस इस पर तेज हो गई थी, लेकिन दोबारा मरकज में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस पर और ज्यादा इसने एक तरह से तूल पकड़ लिया, इसने रफ्तार पकड़ ली है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या वाकई में आज जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई मुलतवी हो गई, अब 4 नवंबर को इस पर अगली सुनवाई होगी, आखिर क्या कुछ निकल कर आएगा? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ये यकसा सिविल कोड है क्या, और आखिर क्या यकसा सिविल कोड में मुल्क का मफाद छुपा हुआ है या फिर ये एक सियासी हथकंडा है? क्योंकि लगातार जब यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है तो मुसलमानों का एक तबका इसकी पुरजोर मुखालफत करता है। और जाहिर सी बात है कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि मुल्क की दूसरे मजाहिब से भी जुड़ा हुआ है। और हिंदुस्तान जैसे कसीरुल मजाहिब, कसीरुल मुख्तलिफ मल्टीलिंगुअल जैसे मुल्क में, देश में, क्या यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आसानी से आ सकता है? इसे लोग कबूल करेंगे? आज प्राइम डिबेट में इससे जुड़े हुए तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सीबी पांडे साहब, साबिक जज हैं, वो मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सैयद कासिम साहब हैं, दलित चिंतक हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा संतोष पाठक जी सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए। कुछ देर में इस पूरे मामले के अर्जी गुजार अश्विनी उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर सैयद कासिम रसूल इलियास भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। सभी का बहुत इस्तकबाल जो पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले सीबी पांडे साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगा कि आखिर जिस तरह से ये एक बहुत पुराना मसला है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इसे एक तूल पकड़ रहा है ये पूरा मामला, और इसको एक रफ्तार मिल रही है, इस पर फिर से बहस तेज हो गई। इस पूरे मामले को देखते कैसे हैं सर आप? ये तो संविधान के जो आर्टिकल 44 है, उसी नीति निर्देशक सिद्धांत है, वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। उसी में ये व्यवस्था की गई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू होना चाहिए। जब संविधान बना तो ये इतने बड़े देश में ये सभी को मालूम था कि संविधान निर्माताओं को मालूम था कि देश इतना बड़ा देश है और ये विभिन्न जातियों, संप्रदायों और धार्मिक विचारों के मानने वाले लोग हैं। फिर भी उन्होंने ये समझा कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, क्योंकि देश को इंटीग्रेट करने के लिए और पूरे देश में एक जैसा लोगों के अंदर शादी और विवाह और मेंटेनेंस और डाइवोर्स ऐसे कानून अगर एक जैसे रहेंगे तो लोगों में जब पूरे देश में एक जैसी एकता बनेगी, एक जैसी समरूपता बनेगी और सिविल राइट जो है उनके बेहतर ढंग से उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये तो उसी में है, संविधान में ही है।
इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने 85 में, फिर 95 में, फिर 2000 में और फिर बाद में इधर तमाम मुकदमों मामले आए इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और उसमें उन्होंने हरदम यही कहा कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को पर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन मत कहिए, उनको ये एडवाइस दिया कि आप इस मामले में इस प्रोविजन को है अगर संविधान में तो उसका कोई मतलब है, उसको रिडेंडेंट क्यों कर रखा आपने, तो उसका मतलब है उसको देखिए, उस पर आप एक्सरसाइज करिए और उस पर आप विचार करिए कि क्यों नहीं उस पर उसको अमली जमा पहनाया जा सकता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है। अब लेकिन और भारतीय जनता पार्टी के आप शुरू से ही उनके मैनिफेस्टो में रहा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अब ये सवाल ये है कि देश में ये बहुत बड़ा मसला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जैसे ये मामला उठता है तो और छोटी कम्युनिटी माइनॉरिटी तो नहीं लेकिन खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी को लगता है कि ये हमारे पर्सनल लॉ में वो एक तरह से एग्रेशन है, हमारे पर्सनल लॉ पर हमला है, हमारा जो शादी और तलाक और ये सारे मेंटेनेंस के मामले हैं वो हमारे शरीयत कानून से लागू होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखिए ये भी कह दिया कि देखिए ये जो मामले हैं जो ये रिलीजियस से रिलेटेड नहीं है, ये पर्सनल लॉ है और पर्सनल लॉ बियॉन्ड किसी के धर्म के हैं और पर्सनल लॉ के जो राइट्स हैं वो आपके फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत देखे जाएंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के प्रावधान के अंतर्गत वो सही है कि नहीं है। इसको हम ये नहीं देखेंगे कि ये रिलीजियस राइट के रूप में नहीं आते हैं। और अगर मान लीजिए जैसे है कि मुस्लिमों के महिलाओं को अधिकार है कि 4 शादी कर सकते हैं या तो क्या पुरुषों को तो अधिकार है लेकिन महिलाओं को तो अधिकार नहीं है कि वो 4 शादी कर सकती है। तो आप देखिए यहाँ इक्वलिटी का वायलेशन हो रहा कि नहीं बना, कॉन्स्टिट्यूशन में आप इस तरह से लिंग के भेद नहीं कर सकते स्त्री और पुरुष में। अगर आप पुरुष को अधिकार दे रखेंगे 4 शादी हो सकते हैं तो महिलाओं को भी 4 शादी करने का अधिकार है। तो ये सब जो इनकंसिस्टेंसी है ये तो इस पर ये बहस चल रही है और ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि प्रोसेस है ये इसको धीरे धीरे इसको एडुकेट करिए सोसाइटी को, सोसाइटी के अंदर से भी आवाज उठनी चाहिए और एकदम से इसको लादा नहीं जा सकता क्योंकि ये प्लूरल सोसाइटी है, किसी को हर्ट ना हो, किसी के इमोशंस को ये न लगे कि हमारे ऊपर ये लादा जा रहा है। तो इसको धीरे धीरे इसको डेवलप करना चाहिए और धीरे धीरे जब लोग इस पर जागरूक होंगे तो इसको धीरे धीरे फेजेस में लागू करें। उन्होंने बताया कि किस तरह फेजेस में इसको लागू किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन इसकी जरूरत को महसूस सभी करते हैं। देखिए सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरत महसूस की गई तभी रखा गया क्योंकि इमीडिएट जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी लागू करिए, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल लागू किया। और समय समय पर इसकी जो आवाजें उठती है जिस तरह से बहुत तमाम रिलीजियस अधिकारों में लोगों के जो इस तरह से बहुत सारे कम्युनिटीज हैं उसमें बड़ी दिक्कतें भी आ रही हैं कि किसी के लिए कोई कानून है और किसी के उसी के बराबर पड़ोसी रहने वाला और उसके दूसरे सिविल धर्म से शादी अधिकार को प्राप्त करता है, मेंटेनेंस को प्राप्त करता है। तो इस पर जरूरत तो है लेकिन उसी हिसाब से समाज को भी जागरूक करने की जरूरत है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पहले समाज में इसको जागरूक करने की जरूरत है, समाज में एक बेदारी लाने की जरूरत है और उसके बाद इस पर काम किया जाए। मेरे साथ खुद अश्विनी उपाध्याय जी जो कि इस पूरे मामले के अर्जी गुजार हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और बहुत अच्छे कानून के जानकार भी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। अश्विनी उपाध्याय जी आपका भी बहुत इस्तकबाल। इसके अलावा खालिद इबादुल्ला साहब टीएमसी के माइनॉरिटी सेल के सेक्रेटरी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। खालिद इबादुल्ला साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं अश्विनी जी आपके पास ही आना चाहूंगा कि एक मल्टीलिंगुअल मुल्क भारत है, यहाँ पर बल्कि यूं कहें कि मल्टीलिंगुअल भी है और मल्टी रिलीजन भी एक तरह से है। यहाँ पर आखिर यकसा सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत आखिर क्यों महसूस की जा रही है? और इस पर बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप इस पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्या आखिर इसकी वजह है? पहली बात तो अबू हुरैरा साहब इस विषय पे बहस करने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। दूसरा मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप भारत के सबसे महत्वपूर्ण विषय पे बहस कर रहे हैं, इसलिए मैं बाकी लोगों से भी आग्रह करूंगा एक एक करके अपनी बात करें जिससे आपके जो करोड़ों दर्शक हैं जो भारत में भी हैं, भारत के बाहर में भी हैं, सबको बात समझ में आ जाए। देखिए मेरे हाथ में आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, एक हाथ में मेरे संविधान है और दूसरे हाथ में मेरे कुरान है। आपको शायद दिख रहा होगा अबू हुरैरा जी। बिल्कुल जी। ये कुरान में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है इस कुरान, और ये अब्दुल्ला यूसुफ की कमेंट्री है, बड़ी मोटी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने कई बार पढ़ा हुआ है, मैं 3 तलाक केस में पिटिशनर था, मैंने कई बार इसको पढ़ा। कुरान में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि आप लड़के बेटी बेटे यानी महिला पुरुष के अंदर भेदभाव करिए। अगर कोई कहता है कि कुरान में लिखा है
कि बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव करना है, महिला पुरुष के बीच में भेदभाव करना है, मैं उससे अलग से पूरी बहस करने के लिए तैयार हूं। वो मुझे इसका सूरा बताए कि कहां इसमें भेद है, मैं उसको कब बताऊंगा कि इसमें नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, दोनों को बराबर इज्जत मिलेगी, बराबर अधिकार मिलेगा। अब मैं आता हूं ये संविधान पे। संविधान अबू हुरैरा जी 300 लोगों ने मिलकर बनाया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले नहीं बनाया था। सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रफी अहमद किदवई, मौलाना कलाम, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद इब्राहिम, ऐसे 300 लोगों ने मिलकर बनाया। और उस 300 में 75 लोग ऐसे थे जो संविधान के भी जानकार थे, कुरान के भी जानकार थे। उसके बाद लंबी चर्चा हुई, 2.5 दिन तक बहस हुई। बहस के बाद आर्टिकल 44 डाला गया। हमारा संविधान ये कहता है अबू हुरैरा जी कि बेटी बहन के बीच के अधिकार और सम्मान में अंतर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 14-15 कहता है कि जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी इज द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 कहता है कि डिग्निटी ऑफ वीमेन इज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 25 कहता है कि सभी धर्मों और जातियों को अपने अपने मजहब को, अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 25 का पहला शुरुआत इसी से होती है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। यानी ऐसा कोई भी रीति रिवाज, ऐसा कोई भी जो प्रथा जो आर्टिकल 14-15 का वायलेशन हो, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी के खिलाफ हो, वो नहीं माना जाएगा। और क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि ये भारत संविधान से चलता है, न वेद से चलता है, न पुराण से चलता है, न बाइबल से चलता है, न कुरान से चलता है। दूसरी बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की। टर्की जैसे देश में बहुत पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है। बाकी और छोड़ दीजिए, जैसे हमारे देश में पॉलीगैमी, बहुविवाह, लोग 4 विवाह को अभी भी लेके चल रहे हैं। टर्की में बहुत पहले से बैन कर दिया गया। बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी बहुविवाह करना है, उसके लिए डीएम से परमिशन लेनी होती है। कोई नहीं कहता ये हमारे शरिया का अधिकार है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, जो बात कहूंगा बिल्कुल फैक्ट के आधार पे कहूंगा। मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम लीगल बात कर रहा हूं। बात यह है अबू हुरैरा जी, जब भगवान ने, जब खुदा ने, जब उन्होंने लड़की लड़के में कोई भेदभाव नहीं किया, लड़की भी पेट में 9 महीने रहती है, लड़का भी पेट में 9 महीने रहता है, जब उन्होंने उसमें कोई अंतर नहीं किया, तो ये नीचे पैदा होने के बाद उसके अधिकार अलग अलग क्यों होने चाहिए? आज हमारा संविधान कहता है कि सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार रहेगा। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 4 बहनें हैं। 4 बहनें जब तक अपने पिता के घर में हैं, चाहे वो हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की बहन बेटी, सबको बराबर अधिकार है। लेकिन मान लीजिए उसमें से एक बेटी ने हिंदू से शादी किया, दूसरी बेटी ने मुसलमान से शादी किया, तीसरी बेटी ने ईसाई से किया, चौथी ने पारसी से किया। तो जिस दिन उसकी शादी होगी, जिस दिन उसका निकाह होगा, जिस दिन उसका विवाह होगा, उसी दिन हिंदू का अलग, हिंदू जो बहू हुई उसका अलग अधिकार, मुस्लिम के घर में जो गई अलग अधिकार, सिख पारसी के घर में ये अलग अधिकार, क्रिश्चियन। ये सेकुलरिज्म नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है बराबर। और एक बात और, संविधान 2 शब्दों से बना है, सम और विधान। यानी ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, हिंदू के लिए समान, मुसलमान के लिए समान, सिख के लिए समान, पारसी के लिए समान, उसको कहते हैं संविधान। अलग अलग जो विधान हो उसको संविधान नहीं बोलते। संविधान को अगर आप संधि विच्छेद करें तो 2 शब्दों से बना है, सम और विधान। ठीक है, इसलिए हमारा कहना है। अश्विनी जी, मैंने बहुत टाइम दे दिया। 2-3 चीजें आपने बहुत क्लियर कर दिया। आपने इस पूरे इशू को बहुत क्लियर आपने कर दिया कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अश्विनी उपाध्याय जी, जहां तक आपने कुरान की बात की, संविधान की बात की, वो मैं उन तमाम चीजों से सहमत हूं। लेकिन आपने जो एग्जाम्पल टर्की या फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान की दी, मैं उससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि टर्की, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुकाबले में अगर हम हिंदुस्तान और भारत की हम बात करते हैं तो बहुत अलग है। ये एक मल्टीलिंगुअल देश है, ये एक मल्टी रिलीजन देश है। यहां पर 24 भाषाएं हैं। मेरे ख्याल से आप मुझसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, 800 से ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं। आप साउथ में जाइए, वहां कल्चर अलग है, नॉर्थ में जाइए, वहां कल्चर अलग है। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं अश्विनी जी कि क्या यहां पर इतनी आसानी से लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए दिक्कत क्या हो रही है अबू हुरैरा भाई, चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं डिफाइन नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा ये कहीं है ही नहीं है।
कोई इसका ड्राफ्ट नहीं है, इसलिए आप इसको अलग तरीके से इसको इंटरप्रिटेशन करते हो, मेरा इंटरप्रिटेशन अलग है। इसी पैनल में जितने लोग बैठे होंगे सबका अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगा, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए। इसलिए हमारी मांग यही है कि एक इसका ड्राफ्ट बना दिया जाए। दुनिया के जो विकसित देश हैं, अमेरिका, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रही, सब बड़े खुशी खुशी चल रहे हैं। इवन भारत में गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस को देख लिया जाए। भारत में हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको देख लिया जाए और सबको मिला के एक खूबसूरत सा, एक दुनिया का सबसे बेहतरीन यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट कर दिया जाए। नहीं, उसके देखिए, बाद कहना आसान है, आपत्ति होगी नहीं, तो अश्विनी उपाध्याय जी, जितनी आसानी से आप डिबेट में बैठकर कह ले रहे हैं, मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं होगा। ये अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो ये धर्म प्रधान देश है अश्विनी उपाध्याय जी। सबसे पहले तो इस बात को सोचना होगा, धर्म प्रधान, जहां पर धर्म को सबसे आगे रखा जाता है। अबू हुरैरा साहब, मैं यही तो कह रहा हूं, चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए लोग इसका विरोध करते। जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट आ जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आप फिर डिबेट कर लेना, किसी के पास उसका विरोध करने का मौका ही नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा मैं आपको बताता हूं। ये तो उसी तरह से हो गया कि जैसे 3 तलाक का मामला था, 3 तलाक के नुकसान और उसके फायदे, इन सब चीजों के बारे में नहीं बताया गया उस बिल के बारे में, सेम उसी तरह से इसमें भी किया जा रहा है। भाई पहले एक रोड मैप होना चाहिए, उसके बाद इन तमाम चीजों पर चर्चा होनी चाहिए मेरे ख्याल से। मैं कासिम रसूल इलियास साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। मैं अश्विनी जा रहा हूं, कासिम रसूल इलियास साहब भी जुड़ गए। कासिम रसूल इलियास साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम। कासिम रसूल इलियास साहब, थोड़ा सा देर से आप मेरे साथ जुड़े हैं, बड़ी अच्छी बातें सीबी पांडे साहब जो कि साबिक जज हैं, उन्होंने भी यक्सा सिविल कोड के बारे में की, और इसके अलावा अश्विनी उपाध्याय जी जो कि अर्जी गुजार हैं इस पूरे मामले के, उन्होंने भी इसके बड़े फायदे गिनाए हैं। मेरा सवाल सीधे सीधे कासिम रसूल इलियास साहब यह है कि यक्सा सिविल कोड को लेकर हमेशा आप लोग मुखालिफत क्यों करते हैं, इसके खिलाफ क्यों है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? लग रहा है कासिम रसूल इलियास साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही। मैं बहुत जल्दी संतोष पाठक जी आपके पास आना चाहूंगा। संतोष पाठक जी, क्या ये काम इतना आसान है जिस तरह से भी अश्विनी उपाध्याय जी चीजें जिस तरह से बता रहे थे कि इस चीज को इस तरह से करना चाहिए, इसका एक रोड मैप तैयार हो, इसका ड्राफ्ट तैयार हो, क्या ये इतना आसान लगता है आपको? देखिए अबू हुरैरा जी, इस पूरे जो समान नागरिक संहिता को लेकर जो पूरी बहस है, मैं इसको थोड़ा सा अलग एंगल से देखता हूं। मैं ये देखता हूं कि हमारे देश में आज भी 1860 का आईपीसी लागू है, अंग्रेजों के बनाए कई कानून लागू है। जब संविधान सभा में बहस हुई उस समय देश का माहौल एक अलग था, एक नया देश जो कि धर्म के आधार पे बना था, पाकिस्तान। देश के अंदर धार्मिक तनाव बहुत ज़्यादा था, देश के कई इलाकों में जातीय तनाव बहुत ज़्यादा था, चुनौती राजे रजवाड़ों को भारत के साथ जोड़ने की थी, सीमा पर विवाद था, आर्थिक हालत देश की खराब थी। इसमें संविधान सभा के लगभग 300 सदस्य जो बैठे, उन्होंने कई मुद्दों पर बहस की, कई चीज़ों पर बहस की, कुछ को वो संविधान में लेकर आ पाए, मेन पार्ट बना पाए, कुछ को उन्होंने आने वाले भविष्य की सरकारों पर छोड़ दिया। जो हम नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो तत्वों की जो बात करते हैं, ये वही तत्व है जो उस समय जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको ये लगा कि अभी इस विषय को हम एक परमानेंट सॉल्यूशन इसका नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कर देते हैं। आगे जाकर जब ये स्थितियां सुधर जाएगी, यानी धार्मिक तनाव, जातीय तनाव, धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद, इस तरह की चीजें जब खत्म हो जाएगी तो फिर जब सरकार आएगी तो शांतिपूर्ण माहौल में वो सोचेगी कि इसको क्या करना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि तमाम सरकारें, तमाम राजनीतिक दल आती गई जाती गई, लेकिन जो धार्मिक उन्माद, धार्मिक तनाव जिसको खत्म करने की जिम्मेदारी थी उसको उन्होंने नहीं निभाया। नतीजा हिंदू हिंदू बना रहा, मुसलमान मुसलमान बना रहा, और आज कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है कि कई बार ऐसा लगता है कि खाई कहीं और ज्यादा बढ़ती तो नहीं जा रही है, चौड़ी तो नहीं होती जा रही है। 1947 में देश आजाद हुआ, आपने 49 में संविधान को लागू किया, उसके बाद 52 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ,
और उसके बाद लोकसभा चुनाव आते गए, सरकार बनती गई। कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो 47 से लेकर 2019 में हम आ गए हैं, तकरीबन 72 साल। संविधान लागू हुए तकरीबन 70 साल। तो अगर हमें लगता है कि कुछ चीजें आउटडेटेड हो चुकी है, कुछ चीजें पुरानी हो चुकी है, तो उस पर बहस करने में कोई गुरेज नहीं है, बहस होना चाहिए। समान नागरिक संहिता निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी का एक मेन एजेंडा है। अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर गए हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि बहस होनी चाहिए। कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होना चाहिए जब देश की सरकारें उठ के कहे कि भैया बहुत हो गया, अब आप लोगों के धार्मिक मसलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप हिंदू अपने धार्मिक परंपराओं को अपनाइए, मुस्लिम अपने धार्मिक परंपराओं को अपनाइए, लेकिन जहां तक देश जो है वो देश एक कानून से चलेगा और हम इसको लेकर अब आगे बढ़ेंगे। सिर्फ यही मसला नहीं है, समान नागरिक संहिता नहीं है, आईपीसी सीआरपीसी की कई सारी पुरानी धाराएं हैं जिनको बदलने की जरूरत है और इस पर डिबेट करना चाहिए। जी जी, मैं अश्विनी जी आ रहा हूं। कासिम रसूल इलियास साहब मेरे साथ जुड़ गए, इसके अलावा दो पैनलिस्ट और वेट कर रहे हैं। कासिम रसूल इलियास साहब, बहुत इस्तकबाल है, आप तक मेरी आवाज नहीं जा रही थी। कासिम रसूल इलियास साहब, अश्विनी उपाध्याय जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनके अलावा सीबी पांडे साहब साबिक जज है, वो भी जुड़े हुए हैं। दोनों लोग कानून के माहिर हैं और आप भी कानून के बड़े अच्छे जानकार हैं। कासिम रसूल इलियास साहब, सीधे सीधे मेरा सवाल आपसे यह है, क्योंकि अश्विनी उपाध्याय जी ने, सीबी पांडे साहब ने बहुत से इसके इंपॉर्टेंस बताई यूनिफॉर्म सिविल कोड की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आखिर लगातार इसकी मुखालिफत क्यों करता है? आप लोग इसके अगेंस्ट क्यों हैं? देखिए, बुनियादी बात यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो इंसानों का बनाया हुआ कानून नहीं है। हमारा ये कुरान और हदीस पर मबनी कानून है, जो अल्लाह और उसके रसूल का दिया हुआ कानून है। इसमें हम लोग अपनी मर्जी से कोई तब्दीली नहीं कर सकते हैं। तो ये कहना कि हम कोई बहुत खूबसूरत बनाएंगे और बहुत अच्छा होगा, इससे हमको कोई इत्तेफाक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों है देश के अंदर? हम ये कहते हैं कि देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग सभ्यताओं और कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो क्या आप सबकी भाषा को एक भाषा कर देंगे, सबके कल्चर को एक कल्चर बना देंगे, सबके मजहब को तोड़ मोड़ के एक मजहब बनाने की कोशिश करेंगे? आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्या है, यह सवाल पहले आना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्या है? और दूसरी बात यह है कि देखिए, हमारे देश में यानी आप फैमिली लॉज को छोड़ने के बाद देखिए सब लॉज यकसा हैं, सब पर नाफिज होते हैं। फैमिली लॉज अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों ने भी पूरे कानून बनाए, लेकिन फैमिली लॉज को टच नहीं किया। वो जानते थे कि फैमिली लॉज का मैटर ऐसा है जो हर आदमी के मजहब का मसला है, अकीदे का मसला है, उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो लोग ये एक वो बनाते हैं कि नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड से नेशनल इंटीग्रेशन होगा, तो ये बिल्कुल खिलाफ वाकया बात कर रहे हैं। अगर आप आज भी देखिए, आप ये जब हिंदी को पूरे मुल्क में लागू करने की कोशिश करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी मुखालिफत तमिलनाडु में होती है। तो ये जो तरीका है कि यकसा सिविल कोड से यकसानियत पैदा होगी, उम्वाद खत्म होगा, मेरा इसके बिल्कुल बड़ा ख्याल रखता हूं कि अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे तो उससे समाज में इंतशार पैदा होगा। एक और बात सुन लीजिए कि देखिए, हमारे देश में आर्टिकल 371 है। तो देखिए, नागा और कुकीज में जब बगावत चल रही थी, वहां पे कशमकश थी, तो हमारे देश में दो कानून बने। एक 1962 में नागाओं के लिए बनाया गया, नागा के लिए बनाया गया 1962 में, और उसमें यह कहा गया कि नागा का जो कस्टमरी लॉ है उसको साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और पार्लियामेंट का कोई कानून नागा के कस्टमरी लॉ पे नाफिज नहीं होगा। उसके बाद 1986 में मीजो कबायलियों को बात की गई और उनको ये अश्योरेंस दिया गया और आर्टिकल 371G बनाया गया। उसमें यह कहा गया कि देश का कोई कानून ऐसा जो कस्टमरी लॉ के खिलाफ हो वो मीजो पर लागू नहीं होगा। तो आप ऑलरेडी 2 अश्योरेंस दे चुके हैं और आप जानते हैं कि देश में ये जो लोगों को अपने अकीदे पर, अपने मजहब से के बारे में जो यकीन और एतमाद है, वो उसमें किसी किस्म का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। और अगर आप ये काम करेंगे तो इससे बजाय फायदे के इंतशार पैदा होगा और लोग जो है वो बनेंगे। अगर सवाल ये पैदा होता है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत किस लिए है आपको, ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा कि ये संविधान मैं इसका जवाब अश्विनी जी से लेता हूं। अम्बेडकर साहब ने अश्विनी उपाध्याय जी, मुझे लग रहा है कि मुझे कमर्शियल ब्रेक पर जाना है, उससे पहले 2 पैनलिस्ट को जोड़ लेता हूं। जो बातें कासिम रसूल इलियास साहब ने कही है, मैं चाह रहा हूं कि ब्रेक के उस पार अगर आप जवाब दें तफसील से तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं उससे पहले खालिद इबादुल्ला आपके पास आना चाहूंगा। खालिद इबादुल्ला, क्या हिंदुस्तान जैसे मल्टीलिंगुअल या मल्टी कल्चरल मुल्क में यह चीज हो सकती है, पॉसिबल है यूनिफॉर्म सिविल कोड?
देखिए अबू हुरैरा साहब, मैं तो ये कहूंगा कि आज मैं अपनी मन की बातें कहूंगा। ऐसी बात है कि आज ये देखने को मिलता है, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, उनके प्रवक्ता कहते हैं कि ये धर्म प्रधान देश नहीं है। उनको भी समझना चाहिए कि आप अपनी बातों को कहने के लिए अपनी धर्म की बात कहते हैं और दूसरों के धर्मों की बात के बारे में जब आता है तो कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत में फर्क है। इन लोगों का सिर्फ मैं देख रहा हूं कि आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान के बारे में ये कहते हैं कि संविधान हमारा 300 सदस्यों से ये बना है, इसकी मेहनत है, और उसी संविधान को बदलने के लिए बारी बार ये लोग राज्यसभा लोकसभा में इसकी कारसाजी कर रहे हैं। तो आज समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की इसकी जरूरत है या नहीं है। मैं सीधे सीधे अल्फाज में पूछ रहा हूं, इसकी जरूरत यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत मुल्क को है या नहीं, हाँ या ना? देखिए देश में मैं हाँ या ना करने के लिए आपके सामने नहीं बैठा हूं। मैं भी इन लोगों की जवाब देकर हाँ ना कहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज देश 130 करोड़ वाली देश, इसमें बहुत सारे धर्म और बहुत सारे जात, बहुत सारे भाषाओं के लोग रहते हैं। आप उन भाषाओं, उन जात और उन धर्मों के लोगों को अगर उनके धर्म पे अगर आघात करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये सिविल लॉ जो कॉमन लॉ है, मैं कहीं ना कहीं मुझे समझ में आता है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बातें, मुसलमानों को ही आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल सैयद कासिम साहब से भी ले लेता हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, दलित चिंतक हैं सैयद कासिम साहब। कासिम साहब, क्या वाकई में जो एक खदशा जाहिर किया जाता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया तो जो पिछड़े हैं, जो मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनका हक मारा जाएगा, उनका नुकसान है इसमें? अबू साहब, मेरा अपना मानना है, मैं अपने आप को पांडे जी से जोड़ना चाहूंगा। पांडे जी ने जो एक बात कही कि संविधान में इसकी व्यवस्था की गई थी कि कॉमन सिविल कोड की, साथ साथ मैं याद कराना चाहूंगा कि 2 दिसंबर 1948 को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसकी वकालत की थी कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन साथ ये भी कहा था कि इसे जबरदस्ती थोपना पागलपन होगा। देखिए, एक चीज ये है कि नीयत जो है सरकार की वो अगर साफ है, मैं तो कहना चाहूंगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या दूसरी तंजीमों से मेरी अपनी एक राय है, ये कहना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मुसलमान होने के साथ साथ, दलित चिंतक होने के साथ साथ कहना चाहूंगा कि उन्हें खुद आगे बढ़ के कहना चाहिए कि हाँ, आप इन चीजों को शामिल करते हुए कॉमन सिविल कोड लाएं। क्योंकि आप पर जो इल्जाम है मुसलमानों पर कि आप औरतों का हकूक नहीं देते हैं, आपके औरतों पर मजालिम करते हैं, आप तमाम चीजें, तो उसके लिए आपको उसको धोना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ आप इसे शामिल कीजिए कि हमारे यहाँ दुख्तरी है। आपको बताना होगा कि देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ निकाह में जो शर्त है नान और नफके की, महर दिया जाए, उस महर से नान और नफका, नान कहते हैं पकी हुई रोटी को, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने ये बात कहना चाहूंगा, और नफका कहते हैं सिले हुए कपड़े को। मैं सिले हुए कपड़े को कहते हैं नफका। तो मैं अर्ज ये कह रहा हूं, आप मुझे मौका दे दें, आपको पूरा वक्त आप लीजिए। तो मेरा कहने का मकसद है कि इन सब चीजों को आप बीइंग मुस्लिम, आपको इस्लाम की चीजों को, लेकिन बस बात वहीं आती कि हुकूमत की नीयत में शक तो नहीं है। हुकूमत की नीयत में अगर शक है तो कॉमन सिविल कोड या जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये पागलपन होगा इसको जबरदस्ती थोपना, और अगर हुकूमत की नीयत साफ है तो मैं पांडे जी के साथ अपने को जोड़ते हुए कहूंगा कि आप अपने भी जो अकायद हैं, जो आपके मजहबी उमूर हैं, उनको उसमें शामिल करवाइए और साबित कीजिए कि इस्लाम औरतों के और बच्चों के और तमाम अइज़ा के साथ किस तरह से खड़ा है। वो आप इस्लाम के साथ उसको साबित कीजिए और इसके साथ जाइए, ये मेरा अपना मानना है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि सबसे पहले तो भरोसे में लेने की जरूरत है कि जब ये चीज लाई जा रही तो इसे थोपा ना जाए, जबरदस्ती ना की जाए, बल्कि भरोसे में लिया जाए, कॉन्फिडेंस में ली जाए, उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाए। लेकिन बड़ा सवाल जो कासिम रसूल इलियास साहब ने किया था कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत मुल्क को क्यों है, इस पर हम छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। मैं अश्विनी उपाध्याय जी ब्रेक के उस पार आपसे इसी पर तफसील से बात करूंगा। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।
तो आज प्राइम डिबेट में मुल्क के बहुत हसास और बहुत कदीम इशू की बात कर रहे हैं, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड, यानी एक मुल्क और एक कानून। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है, आखिर इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि पहले से ही बहुत से कवानीन बने हुए हैं, ऐसे में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है? ब्रेक पर जाने से पहले कासिम रसूल इलियास साहब ने भी सवाल उठाए थे, इसके अलावा खालिद इबादुल्लाह ने सवाल उठाया था, सैयद कासिम साहब ने भी इस पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि जरूर नया कानून लाया जाए, बदलाव वक्त के साथ होना चाहिए, लेकिन इसे इस तरह के कानून को थोपा नहीं जा सकता, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मैं ब्रेक के बाद अश्विनी उपाध्याय जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जो बातें कासिम रसूल इलियास साहब ने कही थी कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्या है, क्यों यह लाया जा रहा है, इस पर आखिर इतना काम क्यों किया जा रहा है? नहीं, अबू हुरैरा साहब, इसके पहले हमारे जो 4 वक्ताओं ने बोला, पांडे जी को छोड़ के जो 3-4 वक्ताओं ने बोला है, पाठक जी को छोड़ देते, बाकी जो 3 ने बोला है, सच्चाई यह है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ही नहीं है। वो जिस चीज की बात कर रहे हैं उसका यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई लेना देना नहीं। मैं इसलिए तो कह रहा हूं एक ड्राफ्ट बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों को ये नहीं पता यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, वो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं आप जरा पूछ के देख लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, अगर इसमें से कोई बता पाए। मैं पांडे जी की बात नहीं कर रहा हूं, पाठक जी की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो 3 लोग विरोध कर रहे हैं, इनसे मैं आपको चुनौती देता हूं, उनसे पूछिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। अगर ये उसके डिफिनीशन बता दे या उससे क्या क्या होने वाला बता दे तो मैं आपको बताऊं। नहीं बता पाएंगे, और क्यों नहीं बता पाएंगे, मैं भी नहीं बता पाऊंगा अच्छी तरीके से। इसलिए नहीं बता सकता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बना ही नहीं है। जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बनेगा, अभी मतलब कोई चीज सपने में है, कोई चीज पेपर पे आई नहीं, उसके पहले उसका विरोध शुरू कर दिया। एक साथी ने कहा कि बाबा साहब कह रहे थे तो पागलपन है, बिल्कुल गलत बयानी है। मैं ऐसे आग्रह करूंगा, राष्ट्रीय चैनल पर बोलने से पहले किसी महापुरुष को अगर कोट करते हैं तो कृपया पढ़ के आइए, ऐसे मतलब हवा में बातें मत करिए। बाबा साहब ने बिल्कुल नहीं कहा था। मेरे पीछे संविधान सभा की पूरी बहस रखी है, मैं खोल के आपको दिखा सकता हूं। फैक्ट तो यह है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड फंडामेंटल राइट बनने वाला था। नहीं साहब, गलत कह रहे हैं आप। बाबा साहब ने कहा है, उनको पता है, वो संविधान विशेषज्ञ जानते हैं। नहीं, इसमें एक बार सुन लीजिए, मैं आपको खोल के दिखाता हूं बाबा साहब ने क्या है। अभी अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको खोल के दिखा दूंगा क्या बोला उन्होंने। ज्यादातर लोगों का अलादी कृष्ण अय्यर के मुंशी, बहुत सारे लोगों का कहना था कि इसको आप फंडामेंटल राइट। देखिए अश्विनी जी, कासिम रसूल इलियास साहब को जवाब देना चाह रहे हैं, कासिम रसूल इलियास साहब को जवाब देना चाह रहे हैं। था कि इसको बाद में रखते हैं। ठीक है अश्विनी जी, कासिम रसूल इलियास साहब भी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। आपकी बात से कुछ सहमत नहीं है वो, कासिम रसूल इलियास साहब? मैं अपनी बात देखिए, मैं अपनी बात पूरी करके आ रहा हूं। एक मिनट में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत वाज़ेह तौर पे, एक बार सुन लीजिए। पहली बात तो ये, यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से, एक बार प्लीज सुनिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से ऐसे नहीं है कि हिंदुओं का 7 फेरे बंद हो जाएगा, मुस्लिम्स का निकाह करने का तरीका बदल जाएगा, या उनका नमाज पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, या सिखों का गुरुद्वारा जाना बंद हो जाएगा, या ईसाई का चर्च जाना बंद हो जाएगा। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई लेना देना नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या होगा मैं आपको बताता हूं। जो अभी तक का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हालांकि ड्राफ्ट बनेगा, सबसे चर्चा करके बनेगा, उसमें क्या आएगा मुझे नहीं पता। हमारा तो केवल इतना कहना है कि चूंकि बहुत सारे लोग जिनको यूनिफॉर्म सिविल कोड की ABCD नहीं पता, जिनको ये नहीं पता यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या फायदे होंगे क्या नुकसान, वो भी इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं बिना जाने हुए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा, क्योंकि अभी कानून नहीं बना। यूनिफॉर्म सिविल कोड में मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। अभी क्या होगा, सारे कानून भारत अभी लड़के लड़की की शादी की उम्र अलग अलग है। अभी लड़के, एक बार सुन लीजिए, अभी लड़के और लड़की की शादी की उम्र अलग है, वो शादी की उम्र एक हो जाएगी, चाहे वो हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की बेटी, सिख की बेटी हो या ईसाई की बेटी, और बर्दाश्त सबकी शादी की उम्र एक हो जाएगी। सब बातों जहां तक मेंटेनेंस का बात है, जहां तक मेंटेनेंस है, समझ के आइए। जैसे किसी को अगर एडॉप्ट करना है, एडॉप्ट करने की प्रक्रिया कॉमन हो जाएगी। एक बार सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। अबू हुरैरा साहब, मैं रिपीट कर रहा हूं। नहीं, आपको भी सुनाना चाहता हूं कि आप सिर्फ पढ़े लिखे, आप ही पढ़ के आए हैं। एक वक्त में एक ही सारे आदमी बात लोग करने यहाँ पे कुछ जानते नहीं है, इसलिए 3 तलाक बिल को जबरदस्ती लोकसभा में और राज्यसभा में पास करवाया गया। इसका क्या फायदा क्या नुकसान, ये सारे लोग को पता है, क्योंकि अमित शाह चाहते हैं कि मेरी बातों को बर्दाश्त करना होगा।
एक बार सुन लीजिए जरा, बातें आप लोग एक बार सुन लीजिए, बस मैं पार्टी के लोग 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर रहा हूं, मैं 30 सेकंड में ठीक है खालिद अबादुल्ला, मैं आ रहा हूं। ठीक है अश्विनी, जल्दी इस बात पूरी कीजिए। मैं कासिम रसूल इलियास साहब आ रहा हूं जी। 32 सेकंड जी। हाँ, अबू हुरैरा साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड में केवल इतना होगा कि जहां जहां महिला पुरुष में अंतर आएगा वहां वहां उसको ठीक किया जाएगा। जैसे शादी की जो उम्र होगी, जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज, वो सबकी बराबर होगी। मेंटेनेंस वो सबका बराबर होगा। नहीं, जब सिर्फ महिलाओं के लिए तो इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पे इतने बड़े कैनवस में ले जाने की जरूरत क्या है अश्विनी जी? अगर सिर्फ इसमें महिलाओं की बात होनी है, खवातीन की बात होनी है, फिर इतने बड़े कैनवस में ले जाने की जरूरत क्या है? ये केवल खवातीन की बात है, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ। अरे इतना बड़ा कैनवस क्या बात है? संविधान बना दिया हुरैरा जी, संविधान आपने भी बना दिया। संविधान तो महिलाओं के लिए बना रहे हैं गए थे ना। अगर संविधान निर्माताओं ने, ठीक है, या तो आप इसको निकाल के फेंक दो, आप कह दो आप ये बोलो हम बाबा साहब का संविधान नहीं मानते, आप ये बोलिए अब सरदार पटेल का संविधान में मंजूर नहीं, आप ये बोलिए। मैं अब आपकी बात का जवाब कासिम रसूल इलियास साहब से ले लेता हूं। मैं देखिए सारे पहले से वेट कर रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं। कासिम रसूल इलियास साहब, मैं खालिद इबादुल्ला आ रहा हूं, थोड़ा सा सुन लीजिए, एक अच्छी डिबेट हो, कुछ निकल कर आए। जाहिर सी बात है इस तरह के इश्यूज पर आमतौर से डिबेट नहीं होती है, सियासत के इश्यूज पर तो बहुत डिबेट हो जाती है, पॉलिटिक्स होती रहती है, पाकिस्तान कश्मीर होता रहता है, लेकिन ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, इस पर मैं चाह रहा हूं कि कायदे से थोड़ा बात हो जाए। कासिम रसूल इलियास साहब, आपका जवाब। देखिए अश्वनी जी, जो पहली बात तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई ढांचा बना हुआ नहीं है, इसलिए लोग मुखालिफत कर रहे हैं। और अब जो बताना शुरू किया उन्होंने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा होगा और ऐसा होगा और ये निकल जाएगा वो निकल जाएगा, तो ये तो माइंडसेट सामने आ गया ना। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा हो गया उसकी एक झलक हमको ये ट्रिपल तलाक बिल से मिल जाती है, जो पार्लियामेंट से इन्होंने मंजूर करवाया। इतना एब्सर्ड बिल, इतना मुतजाद बिल, इतना कॉन्ट्रडिक्टरी बिल और इतना मुस्लिम महिलाओं के विरोध बिल है कि आप इसको कोई समझेगा ये पागलपन है, बिल्कुल अहमकाना बिल है। बिल्कुल आप मुझे बताइए कि आप कहते हैं कि कोई आदमी ट्रिपल तलाक देगा तो वो तलाक वाक़ई नहीं होगी, नाफिज नहीं होगी, काबिल अमल नहीं होगी और वो शादी बरकरार रहेगी, लेकिन वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा और मर्द को जो है 3 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा और फाइन भी देना पड़ेगा और जेल के अंदर रहते हुए वो अपनी बीवी और बच्चों का मेंटेनेंस भी देगा। इससे बड़ा पागलपन और क्या है? एक औरत को आपने 3 तलाक देकर मुअल्लक बना दिया, या ना तो वो तो निकाह से निकल सकती है, ना दूसरी शादी कर सकती है, ना उसका मेंटेनेंस का मसला हल हो सकता है। तो आप इस तरह का बेहुदा किस्म का कानून बनाकर हम पर नाफिज करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए इस मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ कल्चर के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि बात पूरी होने दीजिए ना। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात हम ये कहते हैं, जब तक के आप डाइवर्सिटी को खत्म करके यूनिटी बनाने की जबरन कोशिश करेंगे उससे मुल्क में इंतशार पैदा होगा। ये जो बात कही जाती है कि इससे मुल्क में यकसानियत पैदा होगी, इससे मुल्क में सब लोग करीब आएंगे, ये बिल्कुल एब्सर्ड बात है। इससे इंतशार होगा, इससे और तनाव पैदा होगा। एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसके बारे में साफ तौर पे आर्टिकल 37 में ये बात कही गई है कि जी कंटिन्यू कीजिए। डायरेक्टिव आर्टिकल 37 में ये बात कही गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में जितनी बातें कही गई है वो बातें अदालत के जरिए से नाफिज नहीं हो सकती है, और अगर कोई पार्टी या कोई हुकूमत उसको नाफिज नहीं करेगी तो उसको जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता है। और ये बात के अश्वनी जी ये मसला लेकर आए हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से ये चाह रहे हैं कि वो लेजिस्लेचर को डायरेक्टिव दे, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप जो है लेजिस्लेटर और जुडिशरी सब इक्वल फुटिंग पर है। आप ये नहीं कह सकते कि अदालत जो है वो डायरेक्टिव देगी कि आप कानून बनाइए, ये तो अजीब-ओ-गरीब कुछ चाहिए। मैं अश्विनी जी थोड़ा सा मैं सही बात साहब से मैं सेंसिटिव इशू को थोड़ा सा और समझ लेता हूं, थोड़ा सा मैं संतोष जी में आ रहा हूं। सीबी पांडे साहब, सर एक चीज इस डिबेट से तो निकल कर आ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्या सर, ये हवा में बात की जा रही, ना कोई ढांचा है, ना कोई ड्राफ्ट है, ना कोई रोड मैप है। और जो बात अभी 44 आर्टिकल को लेकर कासिम रसूल इलियास साहब कह रहे हैं, क्या वाकई में ये पॉसिबल नहीं है
सर कैसे इसे समझे हम? नहीं देखिए, ये कोई विवेक नहीं है। देखिए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लॉ कमीशन को डायरेक्ट कहता है कि इस पर आप विचार करिए कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो अभी लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है, बहुत दिन नहीं हुआ, 1 साल हुआ, लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है और लॉ कमीशन ने कहा है कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ कमीशन ने भी नहीं कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने भी ये सजेस्ट किया है कि ये स्टेजेज है, फेजेज है और एकदम से इसको आप लागू करेंगे तो हो सकता है कि समाज में जो हम लोगों को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एकदम जबरदस्ती आप लागू करेंगे तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। वो समझेंगे हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, हमको अलग किया जा रहा है, हमारे ऊपर मेजोरिटी का रूल थोपा जा रहा है, तो डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि फेजेज मिला। और लॉ कमीशन ने बड़ा अच्छा सजेशन दिया है। लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया है कि जो हर रिलीजन के, जैसे हिंदुओं के लिए बन गया है करीब करीब हिंदुओं के हर सेक्ट के लिए एक इन्फॉर्म हिंदू मैरिज लॉ बन गया है, उसी तरह मुस्लिमों के लिए भी एक इन्फॉर्म मैरिज लॉ बने और ईसाइयों के लिए भी इन्फॉर्म मैरिज लॉ बने। अभी जो उनका जो धर्म से रेगुलेट हो रहा है वो धर्म से न रेगुलेट होकर लॉ से रेगुलेट हो। उन्हीं के जो प्रोविजन शरीयत में हो या जो भी अच्छे प्रोविजन हो, ये प्रोविजन शामिल करके एक लॉ बनाया जाए और वो लॉ ऐसा होना चाहिए कि जो संविधान के प्रोविजन है उसके अनुरूप वो लॉ होना चाहिए। जैसे संविधान में आर्टिकल 28 जीने का अधिकार, सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार, महिलाओं पुरुषों में कोई भेद नहीं होना चाहिए, ये अधिकार, इक्वलिटी का अधिकार। तो ये जो मैरिज कानून बने, मेंटेनेंस के कानून बने, एडॉप्शन के कानून बने, जो उनके पर्सनल लॉ है, वो सब उस संविधान के जो प्रावधान के तहत में बनाया जाए, न कि वो धार्मिक नियमों से जो कि बहुत हजारों साल पुराने हैं और वो उनको आप बदलते नहीं है। तो समय के साथ साथ धार्मिक नियम कोई ऐसे नहीं है जो कि व्यक्तिगत जीवन में एक जगह बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बदला जा सकता है, तरमीम की जा सकती है वक्त की जरूरत के हिसाब से। लेकिन अश्विनी जी, मैं भी कहीं पढ़ा था कि 1 साल पहले लॉ कमीशन ने कहा था कि अभी मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, बल्कि पहले इस पर काम किया जाए, पहले इसका एक रोड मैप तैयार किया जाए, एक ढांचा हो, लोगों में एक बेदारी हो, उसके बाद इस पर आगे बढ़ना चाहिए। अबू रहरा जी, देखिए लॉ कमीशन ने पिछली अपनी जो रिपोर्ट दी चौहान साहब ने, वो साफ तौर पे ये कहा था कि इस वक्त इसका मरहला नहीं आया है। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, हमारी पीआईएल ये है, एक बार सुन लीजिए भाई साहब, हमारी पीआईएल ये है कि जिस तरीके का अभी इस डिबेट में कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है, पता ही नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा, फिर भी उसका विरोध हो रहा है, उसी को ठीक करने के लिए हमने कोर्ट को यह कहा है कि या तो सरकार एक जुडिशियल कमीशन बना दे, 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग हों, वो दुनिया के जो यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहे हैं उनको एग्जामिन कर ले, हिंदुओं में क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, मुस्लिम्स में क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, क्रिश्चियन में क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस है। जब लॉ कमीशन कह रहा है कि उसकी जरूरत नहीं, तो उसके पीछे क्यों पड़े हुए अश्विनी उपाध्याय जी? जब लॉ कमीशन ने कह दिया कि अभी उसकी जरूरत नहीं है, अरे भाई साहब, तो फिर उसके पीछे क्यों पड़े हुए? सुन तो लीजिए। हाँ, बता रहा हूं क्यों पीछे पड़ा हूं, बता रहा हूं आपको। देखिए ये बात जो गलत है जो कही जा रही है, जुडिशियल बॉडी है, उसका ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा या नहीं लागू होगा, ये लागू करना सरकार का काम है, लॉ कमीशन का काम नहीं है लागू करना। लॉ कमीशन का काम केवल इतना है कि वो अभी देखिए लागू करना तो बहुत बात की बात है, अभी तो उस पर काम होना ही बाकी है। अभी तो लग रहा है कि ढांचा ही तैयार नहीं हुआ है, अभी उसके इम्प्लीमेंट तो बहुत दूर की बात है अश्विनी जी। इम्प्लीमेंट तो सरकार करेगी, ठीक है, वो हम ढांचा तैयार करवा रहे, वो हम ढांचा अबू रहरा जी, या तो आप समझ रहे हैं या समझ नहीं पा रहे। वो ढांचा तैयार करवा रहा हूं मैं, और करके रहा हूं लॉ कमीशन से कह के, वो मैं ढांचा तैयार करवा रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि लागू करना नहीं करना पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट को करना होगा करेंगे, नहीं करेंगे, सरकार को करना होगा नहीं करेंगे। अरे एक ढांचा तो दे दो, जिनको यूनिफॉर्म सिविल कोड का ABCD नहीं पता। मैं अश्विनी जी बहुत जल्दी मेरे साथ कुछ और पैनलिस्ट बैठे बहुत देर से वेट कर रहे हैं। संतोष पाठक जी भी हैं, खालिद इबादुल्लाह साहब भी हैं, और इसके अलावा सैयद कासिम साहब वेट कर रहे हैं। मैं सबसे सवाल ले लेता हूं कि अभी एक चीज की शुरुआत नहीं हो, क्या वाकई में इस ढांचे की, इस रोड मैप की वाकई में जरूरत महसूस की जा रही? संतोष पाठक जी, मुल्क के हालात को देखते हुए, एक बात आपने कही थी कि अब हालात बदल रहे हैं, ऐसे में कानून बदलने चाहिए, ठीक है, लेकिन जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, जिसका कुछ अता पता नहीं, और अश्विनी जी कह रहे हैं कि उसका एक ढांचा तैयार करने की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं, क्या वाकई में उसकी वक्त की जरूरत है यकसा सिविल कोड? देखिए अबू हुरैरा साहब, इसको जिंदा कौमें
क्या 150 साल पुराने कानून 70 साल पुराने कानून के साथ बंध के रह सकती है? एक दौर तो कभी आना चाहिए जब बदलाव की बात होना चाहिए। अभी कासिम इलियास साहब कह रहे थे संसद ने जो कानून पास किया उसको बेहुदा कह रहे थे। क्या संसद ने जो कानून पास किया उसके लिए आप बेहुदा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए माइंडसेट क्या है, आपने लोगों के दिमाग में एक बिठा दिया है, आपने बिठा दिया है कि जैसे कोई नई चीज होगी तो मुसलमानों के खिलाफ होगी। इस देश में कब तक ये जो शब्द है मुसलमानों के खिलाफ होगा, मुसलमानों के खिलाफ होगा, इसको लेकर कब तक आप बैठे रहेंगे? बदलाव की आहट को कब तक आप दबाते रहेंगे? ये जो संविधान सभा है इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर रहा हूं अबू हुरैरा साहब, जिसमें सिर्फ 6 सदस्य थे। उस 6 में से एक सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह साहब, बहुत वरिष्ठ वकील थे, संविधान के जानकार थे, कानून के जानकार थे। और अगर ऐसे लोगों ने संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में इसको रखा और ये कहा कि बाद की आने वाले सरकारें इस पर विचार करें, तो क्या वो बाद 70 सालों तक नहीं आएगा? दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी हो, वो कब तक शेर आया की कहानी सुनाकर मुसलमानों को डराते रहेंगे? माफ कीजिएगा, इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मुस्लिम उलेमा हो, मुस्लिम बुद्धिजीवी हो, इन्होंने 70 साल तक इस देश के मुसलमानों को अंधेरे में रखा है, गरीबी में रखा है, गर्दिश में रखा है, धोखा दिया है। उनके बच्चों को कहते हैं कि आप मदरसों में जाके पढ़िए, खुद अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ाते हैं। आप हर बदलवाच और एक रोड मैप इसका तैयार हो, मानकर चलते हैं, मुसलमानों का इसमें फायदा रहेगा, ये सबके, क्योंकि मुल्क के फायदे के लिए इस पर पॉजिटिव बढ़ाना चाहिए। आप कहिए कि ये चीजें शामिल करें, आप चर्चा होती है कि विरोध करना शुरू कर देते हैं। खालिद बादुल्ला, देखिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, मोदी जी की सरकार का नीति और नियत में फर्क है। आपने कहा कि कोई ढांचा अभी हुआ नहीं है, अभी इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा कि आज ये ऐसा ढांचा पैदा करेंगे, आपको मालूम है कि आपने कहा कि 3 तलाक की बातों को देखा होगा। 3 तलाक की जब बिल पास होने की बात हुई तो सांसद में अमित शाह कहते हैं कि सुनना होगा, बर्दाश्त करना होगा हमारी बातों को। तो ऐसे लोगों पे क्या विश्वास किया जाएगा? सदस्य और सांसद के लोगों पे जोर जबरदस्ती और सीबीआई ईडी का धमक और जोर दिखाकर ये सारे लोग बिल पास करवा लेंगे। ये मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ये लोग हिंदू राष्ट्र की जो बातें कर रहे हैं वो भी करने जा रहे हैं। इनका मकसद पूरे डिबेट को डिटेल कर रहे हैं, इसमें हिंदू राष्ट्र, ये लोग मुसलमानों के एंटी मुसलमानों की बातें करने आप पॉजिटिव रोल प्ले कीजिए ना, आप अपनी सलाह दीजिए, तमाम नागरिक आनी चाहिए। ठीक है, डिबेट के आखिर में, डिबेट के आखिर में शोर शराबा मत कीजिए, शोर शराबा मत कीजिए। बात हो गई। खालिद बादुल्ला, सैयद कासिम साहब, क्या वाकई में 2 चीजें हैं? एक तो मुल्क के मफाद की बात की जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और दूसरी तरफ अब ये भी चीज है कि किसी का नुकसान भी ना हो, कोई जबरदस्ती भी ना हो। क्या वाकई में इस पर आगे बढ़ना चाहिए? इस पे एक ढांचा बने, एक रोड मैप हो और इस पर काम होना चाहिए आगे। मैं आ रहा हूँ, देखिए मैं आ रहा हूँ, मैंने सबको टाइम दे दिया। कासिम साहब, अबू हुरैरा साहब, मैं इस बिल के साथ हूं, लेकिन पहली बात तो ये सबसे पहले यह है कि सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। सरकार की नीयत साफ होनी। जो दूसरी चीज, अश्विनी जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं। अश्विनी जी का ये कहना कि लॉ कमीशन क्या करेगा, बिल तो सरकार को लाना है। देखिए, जो बिल इनके मतलब के हैं वो ये लाएंगे। मंडल कमीशन पूरी तरह से आज नहीं लागू हुआ, सरकार को लाना है। कास्ट सेंसस आज तक नहीं पूरा हुआ, सरकार को करना है। इसी तरह से आरक्षण निजी क्षेत्रों में आज तक नहीं दिया गया, सरकार को करना है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनकी जरूरत है ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को, उसको नहीं किया गया क्योंकि सरकार को करना है। और जहां पे सरकार को जरूरत नहीं है वहां पिटीशन डालना है, पिटीशन डाल के उसके बाद उसके लिए रास्ता बनाना है। मैं ये चाहूंगा कि, और जैसे फिर मैं कह रहा हूं, अश्विनी साहब आपने ये कहा कि पढ़ के आया कीजिए, आप पढ़ के आइए कि 2 दिसंबर 1948 को बाबा साहब ने कहा है कि जबरदस्ती थोपना पागलपन होगा। ये शब्द हैं उनके, और ये भी कहा लागू करना चाहिए आने वाली सरकारों को, उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन आप जो कहें नीयत साफ हो, नीयत साफ रखिए। हर चीज है मुल्क के हित में, देश के हित में सबसे बड़ी चीज है कि मुसलमानों क्या वाकई में इस पर और काम होना चाहिए? लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा
इस पर इसके अगेंस्ट रहता है, इसकी मुखालफत करता है, लेकिन जिस तरह से अश्विनी जी कह रहे हैं कि अभी तो ये है क्या, रियल पिक्चर तो अभी निकल कर आई नहीं है और उससे पहले इसकी मुखालफत शुरू हो गई। कासिम रसूल इलियास साहब, देखिए असल मसला ये समझने की कोशिश कीजिए आप। जी जी, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का शोषा छोड़ते हैं, ये इसका मकसद ही ये होता है कि समाज में इंतशार पैदा हो। बात ये है कि अभी जो ये बात कर रहे थे एक साहब के हिंदुओं का एक कानून बन गया, हिंदू कोड बिल जो बना था, हिंदू कोड है यहाँ पे लागू। देखिए हिंदू कोड में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन। आप जानते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर मामू और भांजी की शादी नहीं हो सकती हिंदू के अंदर, लेकिन आप साउथ में जाइए तमिलनाडु के अंदर वहां मामू और भांजी की शादी होती है आपस में। तो बिल्कुल। तो एक मिनट, दूसरी बात यह है कि ये बात कही गई आपके चैनल के अंदर कि अमेरिका के अंदर एक कानून है, ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं आप। हर स्टेट का कानून अलग है अमेरिका के आप अंदर। एक कभी बताइए, हर स्टेट का कानून अलग है अमेरिका के अंदर, हर स्टेट जो उसकी बनी। ठीक है अश्विनी जी, मैं सिर्फ 15 या 20 सेकंड आपको दूंगा, मेरे पास अब टाइम नहीं बचा है, मैं एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूं कि इस पर पहले तो एक तो बहुत बेदार करने की जरूरत है, लोगों के बीच में इसे ले जाने की जरूरत है, एक ढांचा हो, एक रोड मैप हो, मैकेनिज्म हो, उसके बाद फिर इस पर चर्चा होनी चाहिए। अश्विनी जी 20 सेकंड वाइंड अप करूंगा उसके बाद। अबू हुरैरा जी कोई भी चीज 5 सेकंड वक्त देंगे। 1000 साल 5000 साल के लिए नहीं होती है। किसी भी धर्म में अगर कोई कुरीति हो उसको खत्म करना चाहिए, और किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि बहन बेटियों का अधिकार अलग अलग हो, महिला पुरुष का अधिकार अलग अलग हो। हिंदू धर्म में भी कहता है सब बराबर, और अलग अलग करना होता तो भगवान अलग अलग पैदा करते। सब लड़के भी 9 महीने में पैदा होते, लड़की भी 9 महीने में बिल्कुल, लेकिन इतना तो जरूर है कि इस पर बेदार होने की जरूरत है और इस पर अभी बहुत काम करने की जरूरत है। बिल्कुल इब्तिदाई मरहले में चीज है और इसका एक ढांचा और एक रोड मैप हो, उसके बाद इस पर चर्चा होनी चाहिए। वाकई अगर मुल्क के मफाद में है तो इस पर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात हो रही है, इस वजह से सबका भरोसा और कॉन्फिडेंस जीतना भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। सैयद कासिम रसूल इलियास साहब, अश्विनी उपाध्याय जी, सीबी पांडे साहब, संतोष पाठक जी, खालिद इबादुल्ला साहब और सैयद कासिम जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।